अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मियां शफीक हियर। स्टडी वर्क के प्लेटफॉर्म से आप सब लोग को वेलकम कहते हैं। ये हमारी आज पहली रेगुलर क्लास है रेवेन्यू लॉस की। तहसीलदार के जो आपको पता है कि सीट्स अनाउंस हुई हैं अभी। उसके डेट शीट तो नहीं आई, पेपर कब होगी, लेकिन एप्लीकेशन ऑब्वियसली उसकी डेडलाइन गुजर चुकी है। अब तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनकी फाइनल स्टेजेस के अंदर प्रिपरेशन जा रही है। तो इसमें अभी भी कोई जो स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है तो वो ज्वाइन कर सकता है रेवेन्यू क्लासेस की प्रेपरेशन के लिए। क्योंकि सिर्फ रेवेन्यू लॉ की प्रेपरेशन के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे नंबर गिवन है, तो उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये स्पेशली बता दूं, बाद में किसी को अगर कोई कन्फ्यूजन तो वहां से वो रब्ता कर सकता है। अच्छा, अब सबसे पहले यहाँ पे रेवेन्यू लॉज का जो हमारा सिलेबस है उसमें आप लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ये तीन एक्ट्स हैं टोटल जो कि सिलेबस का पार्ट है। इन तीन एक्ट्स के अंदर से ही आपको मेजर क्वेश्चंस आएंगे। पहले पीपीएससी की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं थी, बाद में पर उन्होंने क्लियर कर दिया। एक आपका प्लान पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट है 1967, सबसे बड़ा यही एक्ट है। अगर आप उसका देखें तो मेजर जो आपका जो सिलेबस है वो इस एक्ट के रिवॉल्व कर रहा है। फिर पंजाब टेनेंसी एक्ट है और फिर लैंड एक्विजिशन एक्ट है। तो इन तीन मेजर लॉज के अंदर से ही आपको क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा जो बाकी अदर लॉज हैं उनकी थोड़ी बहुत आपको समरी हम जरूर करवा देंगे। उसमें से चांसेस नहीं है, क्योंकि जब पीपीएससी ने खुद कह दिया है कि यही जो तीन लॉज है इसमें से क्वेश्चंस आएंगे तो आपको इनको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। हमारा जनाब सबसे जो पहला है वो आपका पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट आ गया। पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट जो 1967 है उसकी पहले तो एक आपको समरी पता होनी चाहिए कि ये जो एक्ट है इसके टोटल जनाब 18 चैप्टर्स हैं। कुछ 184 इसके सेक्शंस हैं और फिर इसके साथ शेड्यूल्स अटैच हैं। शेड्यूल में क्या होता है कि अदर लॉज जो कि इससे रेलेवेंट हैं उनका एक शेड्यूल दिया जाता है कि कौन कौन से लॉज के अंदर इस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन मौजूद है। ठीक है, उसका भी पार्ट वन और पार्ट टू, उसके भी दो पार्ट्स हैं, लेकिन उसको शेड्यूल शेड्यूल एक ही या शेड्यूल दो नहीं है, लेकिन उसके पार्ट वन और पार्ट टू। अच्छा, अब अगर इसकी आप ये तो इसकी सिर्फ होगी हिस्ट्री जो आपका लैंड रेवेन्यू एक्ट है। अब अगर आप इसकी हिस्ट्री की तरफ आते हैं तो लैंड रेवेन्यू एक्ट का आगाज यानी कि जमीन पे जो आबियाना है या जमीन की जो तकसीम है, जमीन तो शुरू दिन से इसकी मलकियत तो चली आ रही थी, लेकिन इसको बकायदा जो है वो रजिस्टर करने का जो इस एक्ट की जो आगाज है वो कब हुआ, वो 1899 में। ठीक है, पंजाब एक्ट वन ऑफ 1899 इसको बोलते हैं। पहली दफा गोरों ने ये इंप्लीमेंट किया था। उसका एक्चुअल नाम था पंजाब रिवरेन बाउंड्रीज एक्ट। ठीक है, तो उसके तहत जो इरिगेटेड लैंड्स थी उनकी बाउंड्रीज बनाई गई और उसके तहत जो है फिर वो आबियाना और रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करना शुरू किया गया। तो दिस वाज द फर्स्ट लॉ। उसके बाद कोई 17 के करीब लॉज पास हुए और ये जो पंजाब रेवेन्यू एक्ट है ये कोई 18वां 18 लॉ है। मतलब उसमें अमेंडमेंट्स होती गई, कुछ अनल होते गए, चेंज होते गए। ठीक है, जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1934 जो था वो इम्प्लीमेंटेड था, 1934। उसके बाद भी काफ़ी आए, ऑर्डिनेंसेस भी आए। 50 में एक आया, फिर 63। वो आपको पार्ट वन में आप जाएंगे वहां पे एक हिस्ट्री मिल जाएगी, तो इसके मुतलक भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो हमने एक क्रिटिकल एंगल अप्लाई करते हुए तमाम लॉज की तैयारी करनी है, हर चीज़ को इस चीज को अपने जेन में रखते हो कि किस तरह से इसके एमसीक्यूज बनेंगे। और आपको थोड़ा मैं एंड पे हमारी अपनी जो प्रेपरेशन स्ट्रेटजी है वो भी बता दूंगा कि जो हम डेली पढ़ाएंगे उसका एक एमसीक्यूज टेस्ट हुआ करेगा। जो डेली मैं पढ़ाऊंगा आपका उसके अगले दिन एमसीक्यूज टेस्ट हो जाएगा। मतलब बहुत सारे लोगों को ये होता है ना कि यार इसमें से एमसीक्यूज कैसे बनेगा या एमसीक्यूज पेपर कैसे बनेगा। तो जब आपको उसके डेली के डेली एमसीक्यूज पेपर या एमसीक्यूज की प्रेपरेशन हो रही होगी तो आपका एक ऑब्वियसली एक जो माइंड है उसमें नॉलेज भी फ्रेश होता जाएगा और आप हाँ भी क्लियर होते जाएंगे। इसके बाद आपका जनाब आ गया इसमें अब हम पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं।
तो कोई भी जो एक्ट होता है, सिंपल आप याद रखें, हमने यहाँ पे 3 एक्ट पढ़ने हैं। कोई भी जो एक्ट होगा उसकी जो पहला जो सेक्शन होता है वो हमेशा उसकी प्रीएम्बल होती है एक किस्म की। आप कह लें कि जनाब ये कब पब्लिश हुआ, इसका एक्चुअल नेम क्या था, ये इन्फोर्स कब हुआ, ठीक है। तो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट, दी पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, इसको वो पहले कहा करते थे वेस्ट पंजाब एक्ट। अब ये आपका 18 बन रहा है, सॉरी 17 बन रहा है, ठीक है। 17, क्योंकि जब हर साल में ना जो भी असेंबली होती है उसमें एक्ट्स पास होते रहते हैं। तो असेंबली का भी एक अपना ईयर होता है, लेजिस्लेशन ईयर होता है। तो जो लॉ पहला पास हुआ तो उसको नंबर 1 अलॉट कर दिया जाएगा, जो दूसरा पास होगा उसको दूसरा अलॉट कर दिया जाएगा। तो ये चीज भी पूछी जा सकती है। तो रेवेन्यू की क्लासेस बेटा डेली बेसिस पे नहीं होगी, एक दिन छोड़ के एक दिन हम क्लासेस लेंगे, और मैक्सिमम ये 10 से 12 क्लासेस के अंदर आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। बट इट विल टेक ऑब्वियसली 1 मंथ, ऑलमोस्ट एक महीना तो लग जाएगा। और एंड पे हम जो है वो हो सकता है वीकेंड पे हमको क्लासेस ज्यादा रख लें, 4 टू एटलीस्ट 4 क्लासेस के करीब वीक में होगी। फी वगैरह की डिटेल काइंडली जो नंबर गिवन है उस पर रब्ता करके ले लीजिएगा। अभी क्लास में इस तरह के क्वेश्चन से डिस्टर्ब ना करें, अभी बस पढ़ने पे फोकस करें। अच्छा जी, अब इस लॉ का पर्पस क्या था? कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू लैंड रेवेन्यू इन द प्रोविंस। उससे पहले कुछ लैंड रेवेन्यू के डिफरेंट लॉज थे, तो इस लॉ को इसलिए लॉन्च किया गया कि वो जितने भी लॉज थे उनको ये, मैंने क्योंकि बताया कि इससे पहले भी रेवेन्यू के लॉज थे, तो ये उसने उनको कंसोलिडेट कर दिया और उसमें अमेंडमेंट भी की। अब उसके बाद आ गया पावर टू एक्सेप्ट एनी एरिया फ्रॉम प्रोविजन अनसूटेड देयर टू। ये जो लॉ है ये पूरे पंजाब पे इम्प्लीमेंटेड नहीं है। तो जो दूसरी ही प्रोविजन है, नॉर्मली अगर आप किसी भी एक्ट को देखें ना उसमें पता क्या लिखा होता है, इट हैज बीन इन्फोर्स एट वंस एंड ऑल अक्रॉस द प्रोविंस। उसमें ऐसा लिखा होता है कि ये पूरे सूबे पे ही इम्प्लीमेंटेड हो गया है, ऑल अक्रॉस द प्रोविंस, और एट वंस इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। अब इसमें ये है कि उन्होंने ये बकायदा एक सेकंड क्लास यहाँ, सेकंड सेक्शन है, सॉरी इसको बोलेंगे, कि उसमें सेकंड सेक्शन में लिखा हुआ है कि दैट प्रोविजन आर एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट, कोई एक प्रोविजन या एक से ज्यादा प्रोविजन जो गवर्नमेंट फील करती है कि ये किसी खास एरिया को अनसूटेबल है, तो वो उस एरिया के ऊपर उसका जो ऑपरेशन है वो एनल कर सकते हैं, वो उससे उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सेप्शन। ठीक है कि जी ये वाली प्रोविजन, फर्स्ट किया, पंजाब के अंदर भी आपको पता होना चाहिए ट्राइबल एरियाज हैं, उनको बोलते हैं पाटा, प्रोविंशियली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज। ठीक है, तो वहां पे ये वाले लॉज एप्लीकेबल नहीं होते इस तरह के। वहां पे बल्कि एसीडीसी होता ही नहीं, वहाँ उसको पॉलिटिकल एजेंट बोलते हैं, लगते वहां पे पीएमएस और डीएमजी अफसर ही हैं वहां पे। ठीक है, लेकिन उनका डेजिग्नेशन वहां पे डिफरेंट होता है। So the provision of this act relating to assessment and the collection of revenue shall not be applicable to an area। अब इस तरह का अगर कोई एरिया जिसको गवर्नमेंट एक्सेप्शन कर देती है, वहां पे फिर इसकी जो असेसमेंट की और जो बाकी तमाम प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल नहीं होंगी। ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है। उसके बाद आ गया जनाब अब 10, जो आपका इसका चौथा क्या लें कि सेक्शन है। ये जो नंबर यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है ये सेक्शन का नंबर है, मैं आपको बताता जाऊंगा कहाँ कहाँ पे सेक्शन, दिस इज सेक्शन। आपको सेक्शंस के नंबर याद करने हैं, उसमें बिल्कुल परेशानी की जरूरत कोई नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 4, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। अब सबसे पहला जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेटा ये वाला जो लेक्चर है ये तो रिकॉर्ड हो रहा है हमारे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, वहां से आप इसको ले सकते हैं। जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे उनको तो हम ये पीडीएफ भी दे देंगे बाद में स्लाइड्स की। तो आप अभी लिखने की भले कोशिश ना करें, जस्ट फोकस करें मैं जो पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये तो रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, बाद में भी आप उसमें से कोई चीज़ मिस होगी तो सुन के लिख लीजिएगा, ठीक है अरसलान? अच्छा, अब और जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो इसका पीडीएफ ग्रुप के अंदर मिल जानी, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, एग्रीकल्चर ईयर क्या होता है? जुलाई 1 से स्टार्ट होता है, जो अभी गिवन है यही हमारा वैसे फाइनेंशियल ईयर होता है, लेकिन ये फाइनेंशियल ईयर नहीं है, ये बात याद रखना। वो जो आपका लैंड रेवेन्यू एक्ट है उसमें एग्रीकल्चर ईयर का तस्करा है, और वो भी जुलाई 1 से स्टार्ट हो रहा है।
और गवर्नमेंट चाहे तो उसको चेंज भी कर सकती है, वो जनवरी से भी शुरू कर सकती है, वो मार्च से भी शुरू कर सकती है। तो जिनको नहीं पता, तो टैक्स, एक टैक्स ईयर भी होता है, टैक्स ईयर, ठीक है। एक कैलेंडर ईयर भी होता है, फाइनेंशियल ईयर भी होता है। अब टैक्स ईयर कुछ कंपनीज का जुलाई से स्टार्ट होता है, कुछ कंपनीज का मार्च से स्टार्ट होता है। तो हर कंपनी फंस गया, जिसका मार्च से स्टार्ट होगा, ठीक है, वो दिसंबर 28 अपना, सॉरी, February 28 को आके या February 29 को क्लोज हो जाएगा। तो ये पहला हो गया आपका एग्रीकल्चर ईयर, इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। फिर है अराजी रिकॉर्ड सेंटर। ये जो पंजाब लैंड रेवेन्यू अथॉरिटी है ना, पेलरा, उसमें तो ये बड़ा क्लियरली, उसके अंदर ये अराजी रिकॉर्ड सेंटर बनाए जाते हैं, बल्कि ये नीचे लिखा ही हुआ है, पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी एक्ट। तो वो अराजी रिकॉर्ड सेंटर क्या करते हैं, वहां पे उन्होंने वो कंप्यूटर असिस्टेंट रखे हुए हैं, जो आपकी वो कंप्यूटराइज्ड फर्द नहीं निकाल के देते, वो अराजी रिकॉर्ड सेंटर कहलाते हैं, ठीक है। फिर है एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। ये तमाम का तमाम जो एक्ट है, इसका पर्पज ही क्या था? जमीन जो है, वो जमीन का मालिक तो कुछ और है। गोरे ने आके कहा जी भले जमीन जो है, उन्होंने कहा जी जमीन आपकी नहीं है, जमीन हमने आपको आपके नाम कर दी है। सरकार जब चाहे आपसे आपकी जमीन वापस ले सकती है। असल मालिक जमीन की सरकार ही है। तो जमीन पे भी सरकार ने कहा कि जी हमने इससे, जो जो आप ये जमीन इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पे हमने आपसे एक आबियाना या एक रेंट लेना है, ठीक है। तो उसको उन्होंने लैंड रेवेन्यू का नाम दे दिया। अब लैंड रेवेन्यू के एरियर्स क्या होते हैं? अब ये जिसका थोड़ा बहुत भी अकाउंटिंग का बैकग्राउंड है, एरियर क्या होता है? वो चीज जो अनपेड हो, जो पे ना की गई हो, उसको एरियर बोल देते हैं। तो एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू मतलब आपने अगर पूरा लैंड रेवेन्यू सरकार को पे नहीं किया, मैं यहाँ पे सरकार से मुराद गवर्नमेंट है, तो वो आपका एरियर बन जाएगा। असेसमेंट, पूरा एक चैप्टर, मैंने बोला ना कुल कितने चैप्टर हैं, 18 चैप्टर हैं, तो पूरा एक चैप्टर असेसमेंट्स पे है कि लैंड रेवेन्यू की असेसमेंट किस तरह से होनी है। आप में से कोई बच्चे अगर शहर के रहने वाले हैं, उनको बड़ा अच्छी तरह से आइडिया होगा कि प्रॉपर्टी टैक्स की भी असेसमेंट होती है, और उसकी बेकायदा रेटिंग होती है, रेटिंग एरियाज होते हैं। मिसाल के तौर पर लाहौर की बात करते हैं तो शादमान का प्रॉपर्टी टैक्स और होगा, ताजबाग का कोई और होगा, जोहर का कोई और होगा, ठीक है, गुलबाग के एरिया का टैक्स कोई और होगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कौन से रेटिंग एरिया के अंदर, उस गुलबाग के अंदर भी वो मेन बोलेवर्ड पे है या कहाँ पे है, तो प्रॉपर्टी टैक्स पे जो रेट है उसका एक वो डिफरेंट हो जाएगा, उसका जो रेट। तो वो असेसमेंट की बुनियाद पे डिपेंड करता है। तो असेसमेंट सर्कल जो है, वो गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि आपका कौन सा एरिया जो उसका एक सर्कल बनेगा। मिसाल के तौर पर मैंने ऐसे लाहौर में एग्जांपल दी, बॉलीवुड, मेन बॉलीवुड, वो एक तरह का एक एरिया है। मिनी मार्केट वो एक अलग एक किस्म का एरिया हो गया, एमएम आलम रोड। तो वो एक, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझने के लिए, कि वो एक होमोजीनियस किस्म का एरिया या होना चाहिए या सर्कल होना चाहिए, जिसके फीचर्स मिलते जुलते हो। मतलब वहां पे प्रॉपर्टीज की कीमतें, या क्या लें कि वहां पे बिजनेस जो है, जिस तरह शालमी हो गई, तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस सारा वहां पे चल रहा है, तो वो एक सर्कल बन जाएगा, असेसमेंट सर्कल। ये एग्जांपल समझाने के लिए, होमोजीनियस एनफ टू यूज अ कॉमन सेट ऑफ रेट, तो फिर उन तमाम एरिया के लिए एक ही रेट गवर्नमेंट डिफाइन कर देगी। उसके बाद आ गया जी एस्टेट। अब ये जो आपका असेसमेंट सर्कल होता है, इज अ कलेक्शन ऑफ एस्टेट्स। ये लफ्ज आपने फोकस रखना है। वो एस्टेट की कलेक्शन होती है जो कि दैट इज होमोजीनियस एनफ, जिस पे आपको एक कॉमन रेट अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद आ गया स्टेट, क्या से क्या मुराद है? एस्टेट मींस रिकॉर्ड ऑफ राइट्स ना, एक लफ्ज यहाँ पे बार बार इस्तेमाल होगा। ये जो आपका, जिसको हम कहते हैं इंतकाल, रजिस्ट्री, जमाबंदी, ये सारा आपका उस लैंड के ऊपर एक राइट है। मतलब आप मालिक हैं तो आपका राइट उस पर एस्टेब्लिश हो गया। अब उसका तमाम किस किस का किस लैंड पे राइट है, उसका एक पूरा रिकॉर्ड बन जाएगा, ठीक है, जिसको हम रेवेन्यू रिकॉर्ड बोल देते हैं नाम भी, ठीक है। तो फॉर विच अ सेपरेट रिकॉर्ड हैज बीन मेड। एस्टेट क्या होता है? जिस तरह हम नीचे वो पटवार खाना नहीं बोलते कि यार ये फलाना पटवार खाना है, ये फलाना पटवार खाना है, तो एस्टेट के लिए अलहदा से सेट ऑफ रिकॉर्ड बनेगा। हर स्टेट का अपना जो है, वो उसकी जमाबंदी होगी, अपने उसके सारे रजिस्टर होंगे। उसको असेस भी सेपरेटली करेंगे। हैज बीन सेपरेटली असेस फॉर लैंड रेवेन्यू,
द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जनरल रूल स्पेशल ऑर्डर डिक्लेयर टू बी एन स्टेट। और इसको डिक्लेयर कौन करेगा? किसी भी लैंड को या किसी भी एरिया को, लैंड नहीं बोलूंगा यहाँ पे, एरिया को बोलूंगा कि कितना एरिया, वो एक गांव हो सकता है, वो छोटे कई गांव हो सकते हैं, ठीक है। तो वो मिलके जो है वो आपका एक एस्टेट बनाएंगे। अच्छा, अब होल्डिंग, होल्डिंग मीन्स द शेयर आर पोर्शन ऑफ एन एस्टेट हेल्ड बाय वन लैंड ओनर। हम नामी लफ्ज बोलते होते लैंड होल्डिंग्स। जनाब पंजाब में लैंड होल्डिंग जो है वो बहुत कम हो गई है जी। होल्डिंग का मतलब क्या जी? पहले लोगों के पास 100 100 एकड़ जमीन होती थी। अब जारी बात, जब नस्ल दर नस्ल जमीनें तकसीम हो गई, तो अब तो ऐसा भी जमाना है कि गांव में आप देखेंगे कि जनाब बहन भाइयों के अंदर कनाल कनाल जमीन आ रही है, या 2 2 एकड़ जमीन आ रही है, या बहुत ही कोई बड़ा लैंडलॉर्ड भी है तो अब 5 5 10 10 एकड़ आ रही जी, बस ठीक है। अब 100 एकड़ वाला जिम्मेदार आपको देहात के अंदर बहुत कम मिलेगा। या तो वो कोई शुरू से कोई कलौता बैठा ही आ रहा है, ठीक है ना, या फिर उन्होंने नई जमीन एक्वायर की होगी अभी। तो खैर, लैंड होल्डिंग, होल्डिंग मीन उस एस्टेट के अंदर किसी एक खास बंदे की जो जमीन है उसको आप लैंड होल्डिंग बोलेंगे। अच्छा, बाउंड्री मार्क है। बाउंड्री मार्क से मुराद है कि आप, जो सरकार है वो किसी भी चीज की कोई निशानदेही कर देती है। अच्छा, वो निशानदेही किसी पत्थर से कर सकती है, किसी दरिया के किनारे से कर सकती है, किसी सड़क के किनारे से कर सकती है। सरकार से मुराद यहाँ पे है उसके अफसरान। वो कह दें जी ये फलाना जो दरख्त है ये हमने मार्क ए बना दिया है, और आगे जहाँ पे कोई बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है इसको हमने मार्क बी बना दिया है। तो वो आपका बाउंड्री मार्क कहलाएगा। इट्स वेरी सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो सरकार, किसी भी सरकार के जो अफसर हैं, अगर किसी जगह पे जाके कोई मेजरमेंट करने जाते हैं तो वो किसी भी चीज को बाउंड्री मार्क डिक्लेयर कर सकते हैं। डिफॉल्टर क्या है? जिसने लैंड रेवेन्यू पे नहीं किया। एक तो था हमने एरियर। अब एरियर्स तो हैं कि आप कहते हैं कि जी मैं पे तो जरूर करूंगा लेकिन अभी मैं पे नहीं कर सकता, तो मेरे एरियर बन गए हैं, मतलब मैं बाद में पे कर दूंगा। अब डिफॉल्टर, वो ऑब्वियसली डिफॉल्टर तो वो बन गया है, ठीक है। तो अब डिफॉल्टर मीन्स अ पर्सन लायबल फॉर एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड इंक्लूड्स अ पर्सन हु इज रिस्पांसिबल एज अ श्योरिटी। अच्छा, अब अगर वो अगर लैंड रेवेन्यू नहीं पे कर पा रहा तो हम जिस तरह श्योर गारंटर देते हैं या कोई श्योरिटी, कि जी मैं इसकी जमानत देता हूँ, ठीक है जी, कि ये बंदा लाजमी पे कर देगा एरियर, ठीक है। तो वो अगर नहीं पे करेगा तो फिर जो जिसने जमानती है जो, वो भी डिफॉल्टर कहलाएगा। इनकम्बरेंस ये लफ्ज ना, अगर आपने कभी कोई क्या कहते हैं, बैनामा लफ्ज होता है, बैनामा, ठीक है, या कोई भी आपने डीड एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो पढ़ा हो, सेल एग्रीमेंट आपने पढ़ा हो जमीन का, कोई प्लाट का, ठीक है, किसी से जमीन खरीदी हो कभी, पढ़ने का आपको अगर इसका वो मौका मिला हो, तो जो सेलर होता है ना, वो क्या लिखता है, ये बकायदा कि जी माई लैंड इज क्लियर फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस। मतलब वो ये कह रहा होता है कि मेरी जमीन पे मैं किसी से कोई कब्जा नहीं लिया हुआ, इसके ऊपर, और सॉरी कर्जा नहीं लिया हुआ, या इसके ऊपर मैंने कोई किसी को क्या कहते हैं शराकतदारी इस पे नहीं है, कोई इस पे डिस्प्यूट नहीं है, उसको बोल देते हैं इनकम्बरेंस, ठीक है। इनकम्बरेंस मींस अ चार्ज अपॉन और अ क्लेम अगेंस्ट लैंड अराइजिंग आउट ऑफ अ प्राइवेट ग्रांट और अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कि आपकी जो जमीन है, या हाँ मैंने इसको गिरवी तीन रखा हुआ, वो कई किस्म के उस पर राइट्स हो सकते हैं। मतलब गिरवी अगर रखा हुआ है तो उस बंदे को पता ना होता जी इसने तो गिरवी रख के जो है वो जमीन गिरवी रखी, को गिरवी रखना बेचना नहीं होता, लेकिन वो आगे बेच भी दे। एक साइड पे उसने गिरवी भी रखी हुई है और गिरवी वाला वहां पे आ जाए कि जी ये तो जमीन मैंने गिरवी ली हुई है, वो कहे जी मुझे तो इसने बेच दी है। तो वो पहले बकायदा पूरा सर्टिफिकेट देता है कि जी इट इज क्लियर ऑफ ऑल इनकम्बरेंसेस, ठीक है। इरीगेटेड मीन के ऐसी जमीन जो कि किसी भी मसनूई तरीके से, मैं ये लफ्ज याद रखना, आर्टिफिशियल तरीके से जिसको इरीगेट किया जाए उसको इरीगेटेड लैंड बोलेंगे। मसनूई तरीका क्या है? आप नहर के जरिए, आप ट्यूबवेल के जरिए, आप रहट के जरिए, आप स्प्रिंकल इरीगेशन के जरिए, ठीक है, ये सारे मसनूई तरीके हैं ना। नेचुरल तरीका तो है ना, बारिश हो सिर्फ, तो बारिश से तो इरिगेशन को नहीं ना होनी, वो तो जब बारिश होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो आपको फसल ही नहीं लगा सकते। तो ये जितना भी आपका नहरी निज़ाम है, तो उससे जितनी भी कल्टीवेबल लैंड है वो आपकी सारी इरिगेटेड लैंड कहलाएगी। तो जहाँ पे नहरी निज़ाम नहीं है या ट्यूबवेल नहीं है, इस तरह की चीज़ नहीं, वो फिर अन इरिगेटेड लैंड में आ जाएगा, जो कुदरती तरीके से हो सकती है। या जो वेस्ट लैंड है, जो बिल्कुल फारिग पड़ी हुई है, ठीक है, वो भी अन इरिगेटेड लैंड में आएगी। आगे ये भी डेफिनेशन आनी है।
कानून को क्या है, शैल बी डीम टू इंक्लूड अ सुपरवाइजिंग टप्पेदार, वो टप्पेदार भी अच्छा, अब इसकी ना आगे नीचे टप्पेदार भी कहते हैं, कानून को भी बोलते हैं, गिरदावर भी बोलते हैं। ये जो कह लें कि पटवारी भी होता है, जो लोअर लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उनकी आगे क्लासिफिकेशन आपको आगे सारी मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बहरहाल कानून को ही एक एरिया होता है जो कि पूरे का पूरा आप डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद आपकी तहसील आती है, तहसील के बाद आपका जो मेजर एरिया आता है वो कानून गोई आता है। तो इस चीज़ का मेजर एरिया जिसकी बुनियाद पे आपका लैंड रेवेन्यू का जो रिकॉर्ड है उसको मैनेज किया जाता है या अरेंज किया जाता है। ये यहाँ पे देखें, ये पूरा एक मैंने उसका एक आपको बकायदा हायरार्की भी बना दी है जिसमें आपको समझने में बहुत आसानी होगी। डिस्ट्रिक्ट का सबको पता है, बल्कि डिस्ट्रिक्ट से ऊपर भी क्या होती है, डिवीजन होती है। लेकिन लैंड रिकॉर्ड जो होता है वो आपका डिस्ट्रिक्ट तक ही महदूद होता है। लैंड के रिकॉर्ड का डिवीजन से कोई ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि हर जिले का अपना लैंड का रिकॉर्ड होता है। डिस्ट्रिक्ट्स में आप क्या होती हैं, सब डिवीजन्स, ठीक है। उन सब डिवीजन्स को अब हम तहसील कहते हैं। कंफ्यूज को नहीं, सब डिवीजन और तहसील ये सेम वर्ड है। तहसील में आगे फिर कानून गोई होती है। कानून गोई को एक कानून गो ये नॉर्मली कह लें पटवारी से ऊपर होता है, ठीक है। कानून गो उसको बोलते हैं, ठीक है। वो उसको हैंडल कर रहा होता है, फिर उसके नीचे पटवारी होते हैं। फिर आगे आपका जी मौजा। मौजा जो है वो एक विलेज भी हो सकता है और कई छोटे विलेज भी हो सकते हैं, मौजा। फिर आपके उसमें खेवट और खतूनी और फिर खसरा नंबर, ठीक है। ये जो खेवट खातूनी और खसरा नंबर तो फिक्स रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता। खेवट खातूनी आपके तब्दील होते रहते हैं। इसको ना बड़ा डिटेल में यहाँ पे आगे आपको ये एक चीज को थोड़ा सा अब हमने एहतियात से और सब्र से चलना है जनाब। इसको जरा पढ़िएगा, आपको ये समझ आएगी। जमीन के खातों में मौजा, खेवट खतूनी, खसरा नंबर, फिर उसके बाद मसावी, जमाबंदी, गर्दावरी और दीगर असलाहत क्या हैं, इस पे आपको ये एक डॉक्यूमेंट ना उर्दू में मुझे लिखा हुआ मिल गया। इसको जस्ट वी विल रीड इट। मौजा क्या है, ये एक बड़ा यूनिट होता है जो अमूमन एक बड़ा गांव भी हो सकता है, ठीक है, या एक से ज्यादा छोटे गांव भी हो सकते हैं। मतलब आपका एक बड़ा अगर गांव है तो उसको भी मौजा, या जिसको हम चक भी बोल देते हैं, ठीक है, तो वो आपका मौजा कहलाएगा। मौजे का नाम इसके गांव या एरिया के नाम पर दर्ज होता है, ठीक है। ये आपको ना मैं बकायदा कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है ना, जिस तरह फर्द की एक पिक्चर, और फिर उसके अंदर जी मौजा कौन सा है, और अ, उसमें कानून की कौन सी है, वो मैं आपको एक हायरार्की पूरी अलहदा से भी दिखा दूंगा। तो पहले तो आपका मौजा क्लियर हो गया, ठीक है। फिर उसमें खेवर नंबर आ गया जनाब। अगला क्या आ गया आपका, खेवर नंबर। जब मौजा बन जाता है तो इसमें बहुत सारे लोगों और खानदानों की जमीन शामिल होती है। इसकी तकसीम मजीद आसान बनाने के लिए खेवट नंबर दिए जाते हैं। मसलन ये 100 एकड़ एक खानदान के पास है, तो उसको एक नंबर अलॉट कर दिया गया कि ये फलां मौजा का यह एक खेवट नंबर है। मतलब आप कह लें कि एक मौजा के अंदर अगर 50 खानदान है, ठीक है, या 50 चले खानदान कह लेते हैं, ठीक है। तो आप 50 खानदानों के, आप किसी के पास जनाब 200 एकड़ है, एक खानदान के पास, किसी एक के पास 170 एकड़ है, तो किसी एक के पास 90 एकड़ है। अब खानदान की बात हो रही है तो खानदान के तो नंबर ऑफ एकड़ ज्यादा ही होंगे, एक एक पर्सन की बात नहीं हो रही। तो अब उसका एक पूरे का पूरा जो है वो खेवट कहलाएगा। खेवट नंबर है, फंस गया, इसका खेवट नंबर 1 हो जाएगा, इस पूरे खानदान का जो है उसका खेवट नंबर 2 हो जाएगा। आप में से कोई भी बच्चा गांव का रहने वाला है तो उसको बड़ा क्लियर होगा कि पूरा एक बरादरी के जमीन अलग ही होती है। मतलब मैं अगर अपनी गांव में बात करूं तो मतलब हमारे जो दादे थे उन सब की जमीन इकट्ठी। अब उसके बाद क्या लें कि बल्कि दादे क्या परदादों की जमीन इकट्ठी थी, ठीक है। अब उसके बाद फिर दादों में वो तकसीम हुई, फिर उसके बाद मेरे वालद और उनके जमा कजन में तकसीम हुई, फिर बट वो पूरे का पूरा एक वो खेवट अलहदा ही है, ठीक है। वो 250-300 एकड़ जितना भी था वो सारा का सारा एक खेवट कहलाएगा। अच्छा जी। खेवट पर वैसे स्टे नहीं होता। स्टे अगर तो आपस में पूरे खानदान में तनाज़ा चल रहा है ना जमीन का, तो फिर पूरी खेवट पे स्टे हो सकता है, अगर पूरे खानदान में तनाज़ा चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब खेवट नंबर आपको क्लियर हो गया, जो कि खानदान, चलो खानदानों का खेवट बन जाएगा।
अब याद रखें कि का नंबर तब्दील हो जाएगा। जिस तरह फैमिली यूनिट तब्दील होते रहेंगे रहेंगे फैमिली हेड तब्दील होता रहेगा, तो कीवर्ड के नंबर भी तब्दील हो सकते हैं। ठीक है। कीवर्ड के बाद उसमें खतूनी आ जाती नेक्स्ट, उसके बाद सबसे पहले नंबर के बाद आप नंबर पे क्या आ गया, खैवर्ड। खैवर्ड के बाद तीसरे नंबर पे क्या आ गई आपकी, खतूनी। तीसरा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। मौजा भी बन गया, इसमें खेवर नंबर भी लागे। इस खेवर में बहुत सारे मालकान हैं, किसी के पास 5 एकड़ हैं, किसी के पास 10 है और किसी के पास 2 एकड़ हैं। तो इनको कैसे पहचानेंगे, इस खेवर में कौन से बंदे के पास कितनी जमीन है। तो हर एक को एक खतूनी नंबर लगेगा। अब आप अलैदा अलैदा जो पर्सन है, किस किस के पास कितनी कितनी जमीन है, उसका हर एक का खतूनी लगेगा। तो एक में 10 एकड़ जमीन है और दो मालिक हैं 5-5 एकड़ के, तो उन दोनों को अलग अलग नंबर दिया जाएगा 5-5 एकड़ का, जिसे खतूनी नंबर कहेंगे। ये नंबर भी तब्दील होता रहता है। ठीक है। क्योंकि अगर जमीन तकसीम दर तकसीम होती जाएगी, तो ऑब्वियसली खतूनी नंबर भी काम बढ़ते जाएंगे फिर आपके। जब कोई अपने हिस्से से फरोख्त कर दे किसी को, या एक कोई तब्दीली कोई और आ जाए, जैसे जिस तरह वरासत की वजह से, ठीक है, तो उसके खतूनी नंबर भी आपके चेंज हो जाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। फिर एक खतूनी में आगे खसरा नंबर होंगे। अब एक खतूनी में जो 5 एकड़ थे, हर एकड़ को एक खसरा नंबर लगेगा। हर एकड़ को एक खास नंबर दिया जाएगा, उसको खसरा नंबर कहेंगे। और ये कभी भी तब्दील नहीं होता, ये कभी भी चेंज नहीं होता। खसरा नंबर फिक्स्ड है। ठीक है, इट विल नेवर एवर चेंज। ये नंबर कभी भी तब्दील नहीं होता। जब आप जमीन फरोख्त करेंगे, तो आपको खसरा नंबर पे बड़ा एहतियात करनी है कि आपका जो खसरा नंबर है वो वही हो। ठीक है, जो आपने परचेज की है। और इसमें खेत के चारों तरफ से फरमाइश भी लिखी जाती है, इसको खसरा नंबर कहा जाता है। ठीक है। पांचवा यहाँ पे एक मुसावी, ये उसका ना नक्शा होता है। कोई भी जो जगह जो आप परचेज करते हैं, उसके चारों तरफ कौन से खेत को रास्ता कहाँ से जा रहा है, सड़क कहाँ से गुजर रही है। ठीक है। और फिर उसके बाद अगर कोई वहां पे खाला शाला जा रहा है, तो वो कहाँ से जा रहा है, तो वो तमाम उसका जो नक्शा है, उसको हम क्या बोल देते हैं, मुसावी बोल देते हैं। फाइनली आपकी है जमाबंदी। छठा कंसेप्ट है यहाँ पे एक जमाबंदी। ये देहात के लोगों को इसकी समझ ज्यादा होगी। जमाबंदी पता क्या होती है कि आप की 4 साल बाद या 5 साल बाद देखें, बाज बात इससे ज्यादा पीरियड भी लग जाता है। 4-5 साल में लोग जमीनें बेचते हैं। फौत मतलब बुजुर्गों की फौतगी पे, नाबी तो फौतगी पे भी होता है, आगे वारसान में जमीन तकसीम होती है। ठीक है। तो जमीन के मजीद टुकड़े हो चुके होते हैं, मालकान बदल चुके होते हैं, तो जमीन को दोबारा से इस तमाम रिकॉर्ड को क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसको फिर से जमा किया जाता है। ठीक है। कि कौन किस खसरे का मालिक कौन है, फिर उसमें खतूनी किसके पास है, खेवट किसके पास है। तो वो जो 4 या 5 साल बाद जमीन का रिकॉर्ड जब दोबारा आप जमा करेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, जमा बंदी बोल देते हैं। लास्ट इसमें जो कॉन्सेप्ट है, इसको मैं एक दफा फिर भी बता दूंगा दोबारा से, जिसको समझ नहीं आएगी परेशान नहीं होना, उसको बोलते हैं गिरदावरी। अब यहाँ पे गर्दवरी लिखा हुआ है, वैसे इसको गिरदावरी बोलते हैं। गिरदावरी ये होती है कि जमीन जो है उस पर आपने बोया क्या है, चाहे वो आपने खुद काश की हुई है या किसी मज़ारे ने काश की हुई है, इसका गिरदावरी का मलकियत से कोई ताल्लुक नहीं होता। गिरदावरी का ताल्लुक सिर्फ इस चीज से होता है कि गिरदावर या पटवारी एक रजिस्टर बनाता है, वो ये लिखता है इवन एकड़ वाइज। ठीक है। नावली वो एकड़ वाइज ही लिखता है कि जी इधर इन्होंने कपास लगाई हुई है, या गन्ना लगाया हुआ है, या गंदम लगाई हुई है। ठीक है। तो वो आपका गिरदावरी का रिकॉर्ड कहलाता है। और इसका पर्पज ये होता था कि जमीनों पे सरकार एक एस्टीमेट लगाया करती थी, जिस तरह के जी गंदम इस दफा कितनी पैदावार होगी, कहीं उनको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट तो नहीं करनी पड़ेगी, उनको कितनी गंदम खरीदनी है, उसकी कीमत क्या लगानी है। ठीक है। तो वो गिरदावरी का रिकॉर्ड कहलाता था। ये बात जनाब यहाँ तक क्लियर होगी। तो ये मौजा खैबट खातूनी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये तमाम चीज़ें यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखी हुई हैं। ये 7 कॉन्सेप्ट हैं। मौजा, फिर खेवट नंबर, फिर खतूनी नंबर, फिर उसमें खसरा नंबर, ये फिक्स नंबर होता है। ठीक है, जो कि चेंज नहीं होता।
मसावी ये ज़मीन का शजरा होता है कि आप पूरा उसका एक बकायदा उस ज़मीन का नक्शा बनाते हैं, और ये कपड़े पे बन के पड़ा होता है, उसको लट्ठा भी बोलते हैं। ठीक है। वो बना के रखा होता है पूरे एक एरिया का। ठीक है। फिर उसके बाद जनाब जमाबंदी आ गई। ये आपको बताएं कि ओनरशिप की डिटेल्स पूरे पटवार खाने की जो है, और ये आफ्टर नॉर्मली 4 years ये चेंज होता है। ठीक है। एंड देन द लास्ट वन इज गिरदावरी, जिसमें सिर्फ कल्टीवेशन का रिकॉर्ड होता है कि जनाब किसने कौन सी चीज़ कहाँ पे कल्टीवेट की हुई है। तो आप इधर से भी एक दफ़ा पढ़ लेंगे और एक दफ़ा उधर से भी पढ़ लेंगे, इट विल बी वंडरफुल। यहाँ तक जनाब क्लियर हो गया। तो ये डेफिनेशन जो हैं, इसके ऊपर मैं आप लोगों से क्वेश्चंस कल पूछूंगा। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो रेगुलर वो याद रख लें। कल एमसीक्यूज, कल से मुराद है अगली क्लास में, ये आपको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा स्लाइड्स। आपको इन पे एमसीक्यूज तैयार करने हैं, तो आपका इस पे टेस्ट होना है एमसीक्यूज का। लैंड रेवेन्यू मींस लैंड रेवेन्यू असेस्ड। अब सरकार ने ये एसीडीसी लगाए हुए हैं, इनका असल काम क्या होता था, ये तो अब बहुत ज्यादा वो हमारा हो गया ना कि जी वो प्रोटोकॉल एक्चुअली गोरे ने इनको क्यों लगाया था। गोरे ने इसलिए लगाया था कि गोरे ने कहा था जी जमीन पे आपने क्या करना है, लोगों से रेवेन्यू इकट्ठा करना है उनकी जमीन पे। जमीन भी लोगों की थी, गोरे ने कहा नहीं जी आपकी नहीं है, जमीन के मालिक हम हैं। आपने कहा जी सारी जमीन अपने नाम क्यों करेंगे, बस उस पर उन्होंने टैक्स लगा दिया है, उसको लैंड रेवेन्यू कहना शुरू कर दिया। अब लोग टैक्स देते नहीं थे, तो उन्होंने फिर जो एसीडीसी लगाए, उनको बेशबहा पावर्स दी। वो जज भी थे, वो किसी बंदे को 15-20 दिन क्या 3-3 महीने के लिए अंदर भी कर सकते थे। वो किसी बंदे को जनाब उसी वक्त अदालत लगा के जनाब उसको सजा भी सुना सकते थे। जिस तरह आजकल आप देखते हैं कि डीसी जो है वो 3 एमपीओ के तहत किसी बंदे को 14 दिन के लिए बंद कर देता है। सोचिए आज से 50 साल पहले डीसी के पास कितनी पावर होती होंगी। ठीक है। फिर हैं जी रेट्स एंड सेसेस। हर रेट, जो यहाँ पे रेट से मुराद है कि उस चीज का टैक्स, सेस से मुराद भी टैक्स है, उसका रेट क्या होगा, द लोकल रेट, द एनुअल रेट। ठीक है। तो कोई भी जो चीज है, जो प्रॉपर्टी की असेसमेंट करनी है, उसका उसका लोकल रेट क्या होगा या एनुअल रेट क्या होगा। ठीक है। फिर इसी तरह जो विलेज ऑफिसर्स हैं वो कोई उस पर सेस, या सेस का मतलब भी टैक्स ही होता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है। वो टैक्स क्या लगाएंगे, रेट से मुराद उसका रेट क्या होगा। ठीक है। रेंट क्या है, आपने जमीन ठेके पे ली हुई है। ठीक है। तो लैंड लॉर्ड को जो आप ठेका पे कर रहे हैं उसको इस लॉ की जुबान में रेंट कहेंगे। ठीक है। अच्छा, अब जमीन के मामलात में जिस तरह अक्सर कुछ झगड़े भी हो जाते हैं, फिर वरासती जमीन में भी आपस में कोई मसले मसाइल हो जाते हैं, तो लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत रेवेन्यू कोर्ट होती है, जिसको नामली एडीसी उसको बोलते हैं, एडीसी आर। ठीक है। एडिशनल कमिश्नर होता है वो, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर उसको बोलते हैं, या डिप्टी कलेक्टर भी बोलते हैं उसको। ठीक है। रेवेन्यू यहाँ पे साथ लगा देते हैं। ठीक है। वो जनाब आपका क्या करता है, रेवेन्यू कोर्ट में वो अपने सारे ये मामलात को सुनता है। रेवेन्यू ऑफिसर की कुछ 6 टाइप्स हैं, कमिश्नर से लेके तहसीलदार और नायब तहसीलदार तक, ये सारे जो हैं ये रेवेन्यू ऑफिसर्स कहलाते हैं। ये आगे पूरी डिटेल में आपको पढ़ाना है। सर्वे मार्क क्या है, एक मैंने पीछे कहा था बाउंड्री मार्क, और अब यहाँ पे आ गया सर्वे मार्क, इन दोनों में फर्क है। बाउंड्री मार्क जो है वो कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर, पटवारी जाके कहे जी हाँ ये तो जो दरख्त है, या ये जो पत्थर है बहुत बड़ा, ठीक है, या ये जो कोना है दरिया का जनाब, ये जनाब मार्क है, वो बाउंड्री मार्क था। ये है सर्वे मार्क, ये डिपार्टमेंट सर्वे ऑफ पाकिस्तान, सॉइल सर्वे ऑफ पाकिस्तान भी उसको बोलते हैं। ठीक है। तो वो ये निशान लगाता है, उसको सर्वे मार्क बोलते हैं। अच्छा जी, अब आप जब किसी भी बंदे का लैंड रेवेन्यू निकालेंगे, तो आप उस पे ना एग्रीकल्चर इनकम टैक्स भी लगाते हैं। तो जब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाना है, या किसी बंदे के ऊपर कितना लैंड रेवेन्यू बनेगा, तो वो उसको ये भी तो देखना है उसकी पैदावार कितनी हुई है। तो उसकी जो पैदावार है उसको कैलकुलेट करने का एक तरीकाकार है, उसको बोलते हैं उसके नेट एसेट्स। तो एनुअल सरप्लस प्रोड्यूस, मतलब उसने अपनी कंजप्शन के लिए जो चीज़ उसने रखनी है ना, मतलब आपके अगर 500 मन एकड़ हो गई है गंदम, तो 500 मन में से हो सकता है तो 30-40 मन आप अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी रखेंगे। 50 मन रख लिया आपने, फर्ज किया। अब 450 मन एकड़ में से फिर आपने खर्चे भी निकालने हैं कि जी आपको पानी पे को टैक्सेस देने पड़े। ठीक है। ट्यूबवेल वगैरह मेंटेन करने के लिए आपको फिर
इम्बार्कमेंट्स क्या होता है, जो आप बाउंड्रियां बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपको सीड, फिर खाद, ठीक है, मतलब फोडर, तमाम वो खर्चे जो एग्रीकल्चर में आपके बन सकते हैं उनको इसमें से माइनस करेंगे, तो फिर आपका जो बाकी बच जाएगा वो क्या कहलाएगा, आपका नेट एसेट कहलाएगा। तो ये वाली जो चीजें हैं। अच्छा, किसी बच्चे ने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा जी, सर मेरे पास जो लैंड एक्ट है उसमें से सम पॉइंट्स मिसिंग हैं जो आप बता रहे हैं। अच्छा, एक तो पहली बात है कि मैंने जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है जो लेटेस्ट है उसी को ऑब्वियसली आपके सामने नरेट कर रहा हूँ, लेकिन ये एक समरी है। अब मैं आपको पूरा तो लव आ रहा, आपने आपने तैयारी उसी से करनी है, वो मैं लिंक सूट भी है समरी, जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ से आपको फिर बहुत आसानी से चीजें तैयार हो जाएंगी। अच्छा जी, अब उसके बाद नेक्स्ट आ गया जनाब आपका यहाँ से सर्वे नंबर, जो आपको जिस तरह या खसरा नंबर, ठीक है, ये हमने बोला था कि आपका ये परमानेंट होता है, ये चेंज नहीं होता। टेनेंट मीन ठेकेदार या किराएदार को बोलते हैं, कोई इसमें ऐसी खास चीज नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद टेनेंसी क्या है कि आपके कंट्रोल में जो लैंड होती है उसका जो लीज है, ठीक है ना, तो वो आपकी टेनेंसी कहलाती है। अंडर वन लीज हो सकती है या अदर कंडीशन, जो भी उसकी कंडीशन है, ठीक है ना, वो आपकी टेनेंसी कहलाएगी। विलेज ऑफिसर क्या है, ये कोई नंबरदार भी हो सकता है, कानून को भी हो सकता है। तो आपके तहसीलदार के नीचे वो जितने भी ऑफिसर्स होते हैं ना, तहसीलदार जो है वो असिस्टेंट कलेक्टर है, उसके नीचे ये जितने भी कानून गो, गिरदावर, टप्पेदार, पटवारी, दीज आर ऑल कॉल्ड विलेज ऑफिसर्स इन द लैंग्वेज ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट, ये याद रखना है। इसमें लंबरदार भी शामिल है, उसको हेडमैन बोलते हैं, रईस, अरबाब, अब कुछ इलाकों में ये भी होते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, ये। और पियोन्स भी यहाँ वहाँ पे लिखा हुआ है, टप्पेदार, ठीक है। ये मतलब असल में रेवेन्यू के ही क्या कह लें मुलाजम होते हैं सारे के सारे, और उनको विलेज ऑफिसर कहा जाता है। आज के लिए जनाब मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। कल ये पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। द नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 2, जिसको हम डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट्स बोलते हैं। तो पहले चैप्टर में हमने डेफिनेशंस मैंने आपको करवाई हैं। डेफिनेशंस आर नॉट दैट इजी। आपने क्या करना है, मैं ग्रुप के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनको लिंक शेयर कर दूंगा। आपने उन डेफिनेशंस को एक दफ़ा यहाँ से भी कर लेना है, मैंने आपको एक दफ़ा करवा भी दिया। अगर आप इसको ना छोड़ के 2 दिन बाद पढ़ेंगे तो ये आपको बिल्कुल नहीं याद रहेगा, आपको ऐसा लगेगा कि सर ने पढ़ाई कुछ नहीं है, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको इसको 2 से 3 दफ़ा रीड करना है, रट्टा कुछ नहीं लगाना। पेपर बेटा 2-3 दफ़ा आप पूछ चुके हैं कि कब तक एक्सपेक्टेड है कोई पता नहीं है अभी तो। अ, कोई चांस नहीं, मुझे लगता है कि शायद रमज़ान के बाद ही हो, क्योंकि अभी पिछले बहुत सारे पेपर हैं जो नहीं हुए अभी तक। पीएमएस मिनिस्ट्रियल नहीं हुआ, उससे पहले अगर तो ये कोई फरवरी के मतलब जनवरी के एंड तक कोई ऐड अगर आ जाती है तो माइट भी कह लें कि फरवरी के अंदर अंदर हो जाए। अगर फरवरी में नहीं होते तो फिर तो जाकर रोजों के बाद ही होंगे। पीपीएससी बहुत स्लो हो गया अभी एग्जाम के कंडक्ट में ना। अपडेटेड एक्ट की बेटा मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, वहीं से आपने लेना है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है किसी का तो मुझे आप बता दें। वन फाइनल थिंग यहाँ से जो लोग, क्योंकि क्लास में हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट्स के अलावा भी स्टूडेंट्स हैं, 03101713,000 रेगुलर क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। अब ये कोई वो नहीं है, कोई डेमो शेमो नहीं है कुछ भी। ये हमारा पहला लेक्चर था, ये रिपीट नहीं होना, ठीक है। तो अब रेगुलर क्लासेस है स्टार्टेड, जो कोई रजिस्टर होना चाहता है वो इस नंबर पे फी वगैरह का पूछ ले, ठीक है। और अब हमारी क्लास जो रेगुलर क्लास है वो डेली 9 बजे हुआ करेगी। एक दो बच्चों का कोई क्लैश आ रहा है इंग्लिश का, तो वो हम बहरहाल डिस्कस कर लेंगे। अभी तक तो किसी ने कोई ऐसा कोई पॉइंट रेज नहीं किया, तो उसमें देख लेंगे। कोई क्वेश्चन बेटा इसके अलावा तो मुझे बता दें सर। ये नेक्स्ट जो है ना बेटा, लेक्चर जो है ना, देखें, अब ये कीवर्ड सारी चीज़ें अ, मैं थोड़ा सा सिंपली आपको दोबारा ये बता देता हूँ, ठीक है। मौजा तो पूरा एक गांव हो सकता है, ठीक है। अब उसके अंदर आपके मौजे के अंदर
एक खानदान को कोई 200 एकड़ जमीन अलाट है, किसी दूसरे खानदान को 150 एकड़ जमीन अलाट है। तो पहले वाले को हमने खेवर नंबर 1 अलाट कर दिया, दूसरे वाले को हमने खेवर नंबर 2 अलाट कर दिया। ये बात क्लियर हो गई, ये पूरे फैमिली की जमीन हो गई। ठीक है, बहुत बड़ा जो फैमिली नहीं कहते, बहुत बड़ा पूरा, जिस तरह जिसको लाल कहते हैं या आल बोलते हैं कि ये फलाने ए जी बट है ने, बट्टां की जमीन हो गई है, खरलां की जमीन हो गई। फिर क्या, अब हम अराई हैं तो अराइयों में भी आगे फिर की हमारी एक लाल या आल उसको बोलते हैं। ठीक है, तो वो आपका एक पूरी खेवट कहलाएगी। ठीक है, अब खेवट के अंदर भी फिर आपके आगे फैमिलीज हैं। ठीक है, मतलब एक बंदे के या सरबराह है या जो कोई पर्सन है उसके पास मैं फंस गया अपने बुजुर्ग की बात करता हूँ, तो अगर उनके पास 10 एकड़ जमीन है तो उस जमीन को फिर खतूनी नंबर अलाट हो जाएगा। मतलब हमारे पूरे खानदान के पास अगर 250-300 एकड़ जमीन है तो फंस गया बुजुर्गों के पास 10 एकड़ जमीन है, तो उसका आप खतूनी नंबर अलाट हो गया। फिर उसमें 10 एकड़ में हर खेत का अलग अलग से एक खेवट नंबर अलाट होगा, और सॉरी खसरा नंबर अलाट होगा। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, खसरा नंबर। तो ये उसकी हायरार्की बनती है, मौजा, खेवट, खतूनी एंड खसरा। खसरा फिक्स्ड रहता है, वो चेंज नहीं होता, क्योंकि नंबर ऑफ एकड़ तो नहीं ना बदलने कभी भी किसी मौजे में। उनकी तकसीम कम ज्यादा हो सकती है। मतलब किसी मालिक के पास अभी 10 एकड़ है, मतलब अगर हम दो भाई हैं तो हम दो भाइयों में आगे फिर 5-5 एकड़ आएंगे, तो वो उसकी जो फिर खतूनियां हैं वो बदल जाएंगी। तो ये सिंपल सी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। बाकी तो आगे जो है वो आपकी जमा बंदी, मुसावी और गिरदावरी है। गिरदावरी सिर्फ कल्टीवेशन का डाटा होता है कि किस वक्त खेत में क्या लगाया हुआ है। जमा बंदी 5 साल के बाद तमाम रिकॉर्ड को फिर जमा किया जाता है कि किस किस खेवट में कितने अब क्या लें आपके खतूनियां हैं या कितने लैंड ओनर्स हैं। उसको जब दोबारा से आप जमा करते हैं तो वो आपका जमा बंदी का रिकॉर्ड बन जाता है। वो भी ओनर्स का डाटा होगा, लेकिन 4 साल के बाद उसकी कंपाइलेशन दोबारा होती है। प्रॉपर वर्ड मेरे जहन में अब आया, कंपाइलेशन। हर 4 साल के बाद उसको रिकम्पाइल किया जाता है। तो ये जनाब ठीक हो गया, आज के लिए इतना ही काफ़ी। बाकी इंशाल्लाह हम कल मिलते हैं। क्लासेस एक दिन छोड़ के एक दिन हुआ करेंगी। ठीक है, तो हम इसका टेस्ट दे, मतलब जिस दिन क्लास हुआ करेगी उससे पहले एक टेस्ट हुआ करेगा। तो आज जो मैंने पढ़ाया है इसका नेक्स्ट डे टेस्ट होने, अपना टेस्ट वाला तैयार करके आएगा। चलें जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।